मित्रों, फिर से आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग 81 से 100 नंबर तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और शायद आप लोग वीडियो मेरा देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा। कृपया क्वेश्चन को करिए। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम में आजकल न्यूमेरिकल्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के। तो मैं पहले फिजिक्स का क्वेश्चन करवा रहा हूं और क्रमागत रूप से केमिस्ट्री के भी तुरंत मैं प्रश्न करवाऊंगा। ध्यान में रखना है कि मेरे क्वेश्चन के साथ साथ आप प्रैक्टिस बुक भी लेकर के उसके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कीजिए। और मेरा मानना है कि यदि व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है तो सफलता उसके कदमों को निश्चित रूप से चूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 नंबर प्रश्न आपके सामने में लिखा हुआ है, यदि एक आयरन जिस पर 100 वाट अंकित हो और प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाए तो उसके द्वारा 30 दिनों में कितने ऊर्जा की खपत होगी किलोवाट आवर में। और याद होगा आपको कि किलोवाट आवर जब भी मैं बताता हूं तो इसको यूनिट के विषय में मैं बताता हूं कि देखिए ये यूनिट विद्युत खपत है और यूनिट विद्युत खपत जब भी हम ज्ञात करते हैं तो पावर गुना टाइम गुना एन बटा 1000 निकालते हैं और यही यूनिट विद्युत खपत है। ध्यान में रखिएगा, यूनिट बिजली खपत है। और मैं बार बार बताता हूं कि देखिए इसी बिजली खपत को ही हम कहते हैं वॉट, BOT, वॉट कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। तो प्रश्न आसान है, तो सबका मान दिया हुआ आपको। यहां देखिए कि कितने घंटे दिए हुए हैं, तो घंटे दिए हुए हैं तो प्रतिदिन 30। ये देखिए पावर का वैल्यू दिया हुआ 1000 वाट गुना टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, तो आसान है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ 3 घंटे, 3 घंटे कर लीजिए। और एन कितने आयरन है, तो एक आयरन है, एक आयरन कर लीजिए बटा 1000 और गुना कितने दिन तक चल रहा है, तो 30 दिन तक चल रहा है मित्रों। तो ये देखिए 1000 तो कट ही गया, 30 या 90, तो 90 यूनिट बिजली खपत होगा। और कितना यूनिट बिजली खपत होगा, तो 90 यूनिट बिजली खपत होगा। तो ध्यान में रखिए, अगर कहता कि आप जो है इसको किलोवाट आवर में तो निकाले ही निकाले, जूल में निकालिए या यूनिट में निकालिए, जूल में निकालिए, तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है कितना, तो 90 गुना 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। जूल में अगर निकालना होता है तो क्या करते, 9 6 54 का 4 हो गया, 5 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया, 30 2 32, 324। ठीक है, तो ध्यान में रखिए गुना 10⁻6 ये क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। जूल में निकालने के लिए अगर बोलता है तो बार बार ध्यान में रखिए, ये किलोवाट आवर में बोल रहा है निकालने के लिए, यूनिट में बोल रहा है निकालने के लिए, और हमने हमारे घर में जो बिजली खपत होता है उसको किलोवाट आवर में ही मापते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो देखिए संतुलित समीकरण के लिए क्या शर्तें हैं, पहले वो देख लेते हैं। संतुलित समीकरण के लिए शर्त देखिए क्या क्या कह रहा है। तो 2 बातें होनी चाहिए कि जब भी समीकरण कहते हैं तो समीकरण किसको कहते हैं, तो अभिकारक और, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। ये देखिए A + B ये अभिकारक है, ये रिएक्टेंट्स है, और ये बना लिया अभिक्रिया करने के बाद प्रोडक्ट बनाया C + D, और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, अभिकारक। ध्यान दीजिए मेरी बात को, अभिकारक। और ये इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोल रहे हैं, प्रतिफल बोलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यदि अभिकारक के नंबर ऑफ एटम्स यानी अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो जाए, तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं क्या, संतुलित समीकरण कहते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके प्रतिफल का निर्माण करते हैं और उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उस अभिक्रिया में अभिकारक के साइड का कुल परमाणुओं की संख्या आपको प्रतिफल के साइड के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाए, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपको संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या कह रहा है, पहला है Mg + O2 बराबर, ठीक है, MgO। मित्रों Mg + O2 बराबर क्या है, Mg + O2 बराबर MgO है। तो देखिए
इसमें क्या है, इधर एक परमाणु दो परमाणु, यानी कुल कितने, तीन परमाणु, इधर कितने, दो परमाणु। क्या ये बैलेंस है? तो नहीं है। मैंने जो नियम बताया उसके अनुसार ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर देखिए अभिकारक के साइड तीन परमाणु जबकि प्रतिफल के साइड दो ही परमाणु है। गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, H2 प्लस O2। ध्यान दीजिएगा, ये बन गया H2O। इधर देखिए दो यहां पर और दो यहां पर, कुल चार परमाणु। यहां देखिए कितने हो गए, एक दो और प्लस क्या, एक, यानी कुल तीन परमाणु। क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये संतुलित होगा? तो नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको क्या दिया हुआ है इक्वेशन, Na प्लस H2O बराबर दिया हुआ है NaOH प्लस क्या दिया हुआ है, H2। तो देखिए कुल परमाणु एक और इधर हो गया दो एक तीन, तो तीन एक चार, यानी अभिकारक के साइड कुल कितने परमाणु, चार। इधर देखिए तो सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक, तीन प्लस हाइड्रोजन का दो, यानी कितने हो गए, पांच। तो ये परमाणु, ठीक है, अभिकारक के साइड चार परमाणु जबकि प्रतिफल के साइड पांच परमाणु है, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है, बराबर नहीं है। अब लास्ट वाला देखते हैं ऑप्शन, तो क्या कह रहा है, 2Mg प्लस O2 कर लीजिए, तो 2MgO कोई बात नहीं है, 2Mg यानी दो इधर हो गए प्लस दो इधर हो गए। इधर देखिए, ठीक है, 2Mg, तो ये MgO है, तो एक एक दो, दो गुना दो कितना हो गया, चार हो गए। कितना परमाणु है, चार। तो इधर भी चार और इधर भी चार, तो यहां पर बराबर है। तो इसीलिए आपको कौन सा समीकरण सही होगा, चौथा नंबर समीकरण सही होगा। तो याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करता है और प्रतिफल का निर्माण करता है और अभिकारक के साइड के कुल परमाणुओं की संख्या आपको प्रतिफल के साइड के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 83 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। आसान प्रश्न है, तुरंत कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अब आपको पता होनी चाहिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम से, किस थ्योरम से, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कार्य और ऊर्जा जो सिद्धांत है उसके अनुसार, कार्य ऊर्जा जो प्रमेय है उसके अनुसार क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु द्वारा जो कार्य किया जाएगा कुल कार्य आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, डेल्टा के के बराबर होगा, या 1/2 m, ठीक है, v² माइनस u² के ये बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए, किसी वस्तु पर कार्य ऊर्जा थ्योरम के अनुसार, कार्य ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का क्या होता है, बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो गया। तो अब देखिए हाफ गुना m का वैल्यू कितना है मित्रों, तो m का वैल्यू है 800 किलोग्राम, कर लीजिए 800, और v का वैल्यू कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस, ठीक है, u का वैल्यू कितना है, तो 5 का स्क्वायर कह रहा है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, निकाल लेते हैं, 1/2 गुना 800 गुना 100 माइनस 25 कितना हो गया, 75 हो गया मित्रों। तो कर लीजिए, इसको काट देते हैं, 475 चौके कितना हो रहा है, तो 75 चौके कर लीजिए 300 कर लीजिए गुना 10⁻², यानी इसको 3 गुना 10⁴, तो हमको करना है किलो में निकालने के लिए बोल रहा है। तो कर लिए 3 गुना क्या 10⁻³ गुना 10, 3 को क्या बोलते हैं, किलो, 3 गुना 3 को किलो बोलते हैं, तो किलो, तो 30 हो जाएगा, 30 किलो जूल की मात्रा क्या है, जूल होता है। याद रखना है क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है मित्रों। तो क्या हो जाएगा आंसर, 30 किलो जूल। कितना आंसर होगा, 30 किलो जूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर बोलते 84 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5.6 किलोवाट आवर, ठीक है, किसके बराबर होगा, कितने जूल के बराबर होगा। तो प्रश्न आसान है, हमको कह रहा है कि भाई आपका जो ऊर्जा है कितना, 5.6 किलो वाट आवर, ठीक है, 5.6 किलो वाट आवर कह रहा है कितने, ठीक है, जूल के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 5.6 किलो वाट आवर, आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है,
3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो गुना कर देते हैं, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 5.6 गुना 1 किलो वाट आवर। तो 5.6 गुना 1 किलो वाट आवर का वैल्यू कितना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको गुना कर दीजिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो गुना कर लेते हैं 5.6 इंटू 3.6, 6 के 36 कर लीजिए, 6 हो गया, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 35 18 कर लीजिए। तो ये लगभग कितने के बराबर होगा, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है 20.16, 20 तो 16 हो गया, तो 20.16, तो 20.16 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। याद रखिए आप 2-3 बातें यहां पर समझ लीजिए। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 80 किलोग्राम की वस्तु, एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग। तो आसान प्रश्न है। ये देखिए संवेग P बराबर होता है m इंटू v, यानी द्रव्यमान गुना वेग। अब देख लीजिए द्रव्यमान गुना वेग हो गया, तो द्रव्यमान का क्या वैल्यू होता है 80 किलोग्राम दिया हुआ है, और वेग का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 4800, ठीक है, क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, या 4800, इसको हम एक और यूनिट बोलते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, एक चीज। दूसरी चीज क्या कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, लेकिन संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, और संवेग की परिभाषा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 86 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम भार वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर लगने वाला नेट बल कितना होगा। तो आसान प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, लेकिन बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। और बल का व्यंजक क्या कहता है कि F बराबर m इंटू ए होगा, द्रव्यमान गुना वेग होगा। तो द्रव्यमान गुना क्या कर लीजिए वेग कर लेते हैं, और देखिए द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान का वैल्यू दिया हुआ 2 kg, गुना त्वरण का मान कितना दिया हुआ 4, तो 4 दूनी 8 न्यूटन होगा। अब देखिए 3-4 बातें यहां पर जान लीजिए। बल जो है, ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से इसकी परिभाषा मिलती है, ध्यान में रखना है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वह डाइन होता है, ध्यान में रखिए। और बल का जो, ठीक है, आपको एफपीएस पद्धति में मात्रक होता है उसको पाउंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाउंडल कहते हैं। और बल का एक और मात्रक होता है जिसको केजी वेट भी कहा जाता है। तो न्यूटन जो है, ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है, 1 पाउंडल बराबर 4.448 न्यूटन होता है, और 1 केजी वेट बराबर 9.8 न्यूटन होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए 86 नंबर क्या प्रश्न कहा है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो 3 सेकंड के बाद उसका विस्थापन का मान क्या होगा। तो कितने मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। कहां फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है। तो कह रहा है कि इसके विस्थापन का मान कितना होगा। तो देखिए मित्रों क्या हो जाएगा विस्थापन का मान। तो हमने क्या कहा कि एक बॉल को ऊपर फेंक दिए, किस मीट से देख लेते हैं करके। ये देखिए कि एक बॉल था, उसको हमने ऊपर फेंक दिया है, और ये देखिए जरा क्या कह रहा है कि बॉल को हमने ऊपर फेंक दिया। ये फेंक रहे हैं हम कितना से, तो वेग का मान कितना है, तो वेग का मान है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और ये महत्तम ऊंचाई कुछ ना कुछ जाएगा, और महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। देखिए वे महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि h बराबर होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर।
ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तब जब हम उन्हें ऊपर बॉल को फेंका है तो ऊपर जब भी बॉल को फेंका है तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर फेंका है तो आपको पता है जी का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जी निगेटिव हो गया, ऊपर फेंके तो यहाँ देखिए u इंटू टी माइनस क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए करके देखते हैं। u का वैल्यू कितना होता है, तो 20 दिया हुआ है। समय का वैल्यू कितना सेकंड दिया हुआ है, 3 सेकंड के बाद बोल रहा है, तो 3 कर दीजिए माइनस हाफ गुना जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, गुना टी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो यहां देखिए 20 दिया कितना हो गया, 60 माइनस, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसको, हम इतने करने की आवश्यकता भी नहीं थी, हमको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो 20 दिया 60 हो गया और माइनस हाफ, तो हाफ गुना जी गुना 9, तो यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो जी काट दीजिए, तो 60 माइनस 27, तो ये लगभग हो गया 37 3 40 20 60, तो लगभग ये जाएगा कितना मीटर। तो एक गेंद को फिर से देख लें क्वेश्चन को। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान कितना होगा। देखिए 1 मिनट, 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि 3 सेकंड के बाद विस्थापन निकालना है। तो 60, हम शायद गुना में गड़बड़ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए क्या कह रहा है कि 10 गुना 5 था, 10 तो 10 ही रहने दीजिए, तो ये काट देंगे तो 5 निकलेगा और 3 तिया क्या हो गया, 9 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए 9, 5 गुना 9, तो 60 माइनस 45, तो ये देखिए कितना मीटर हो गया, 15 मीटर। कुछ भी नहीं है सवाल में, ठीक है। तो सही बनाया था, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूंकि बॉल को जब हमने ऊपर फेंका तो यहाँ जी जो है नेगेटिव हो जाता है, तो 20 गुना 3 किया और सॉल्व कर दिया इसको, तो ये 15 मीटर ऊपर जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये मुझे लगा कि 3 सेकंड 6 सेकंड है। तो ध्यान में रखिए जी का मान हमने 10 फुट किया, 10 गुना 9 कर लीजिए, तो 45 हो गया, घटा दिए 15 मीटर आ जाएगा। तो फिर उसी सवाल का ध्यान में रखना है क्या कि पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी हमेशा नेगेटिव होता है, पृथ्वी की ओर अगर कोई वस्तु आता है तो जी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान में रखिए और याद रखना है कि जी का मान महत्तम जो है कहाँ पर होगा, तो जी का मान जो है महत्तम वो होता है किस पर, तो 45 डिग्री अक्षांश पर होता है, चाहे उत्तरी अक्षांश हो या दक्षिणी अक्षांश हो या समुद्र के तल पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या है 88 नंबर प्रश्न। कह रहा 30 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो उसके रुकने में कितना समय लगेगा। तो कितना केजी द्रव्यमान की वस्तु है, तो 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु है। कितने मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। इसके ऊपर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, तो 60 न्यूटन का। तो कितना समय लगेगा, तो आपको आसान प्रश्न है, 1 सेकंड में मैं बना देता हूं। तो आपको पता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, बल कहते हैं मित्रों। और ये देखिए, ये मान लीजिए कि ये वस्तु है, ठीक है। इस पर देखिए कितने न्यूटन का बल लग रहा है, तो न्यूटन का बल लग रहा है कितना, तो लग रहा है 60 न्यूटन का मंदक बल लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, मंदक बल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गमन कर रहा था। और द्रव्यमान का मान कितना केजी है, तो ये देखिए 30 केजी द्रव्यमान है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। डीपी बाई डी कर लीजिए या एम भी माइनस यू बाय टी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये देखिए जब वस्तु चल रहा था तो भी तो था, यू था और बंधक बल लग रहा है, तो आपको वस्तु को क्या करेगा, रोक लेगा, ठीक है। तो यहां देख लीजिए वस्तु को क्या करेगा, रोक लेगा, या कार को क्या करेगा, रोक लेता है। यदि उसके ऊपर 60 न्यूटन का बल, कार नहीं दिया, वस्तु दिया हुआ है, तो वस्तु को रोक लेता है। तो देखिए एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30 गुना भी का वैल्यू नहीं पता है, 0 है, ठीक है। और यू का मान जो है 20 है, 20 कीजिए यू का मान, और टी निकालना है और इसका मान 60 दिया हुआ है। टी निकल जाएगा आसानी से। टी बराबर 30 गुना माइनस 20 अपॉन 60 कर लीजिए। तो 30 दूनी 60 और ये देखिए माइनस, चूंकि समय तो सेकंड तो माइनस में होगा नहीं, ठीक है, तो 10 सेकंड होगा।
लेकिन ये बताता है कि 10 सेकंड तक बल लग रहा है और ये मंदक लग रहा है। क्या लग रहा है? मंदक के रूप में लग रहा है। तो ध्यान में रखना है इसको कि 60 सेकंड परिमाण होगा। चूंकि बल यहाँ मंदक लग रहा था, मंदक बल लग रहा था, इसीलिए निगेटिव में आपको वैल्यू आएगा। तो समय कभी भी निगेटिव में होता नहीं है, ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न का आंसर आपको हो गया 10 सेकंड। तो यहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। और संवेग में परिवर्तन की जो बल के बराबर होता है, ये कहां से मिलता है? तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको 89 नंबर प्रश्न है। 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य किया जाएगा? तो देखिए, कार्य बोल रहा है, वॉट दिया हुआ है। तो आपको पता है कि कार्य बराबर शक्ति गुना समय होता है। ध्यान रखिए, शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? कार्य कहते हैं। तो देखिए, ठीक है, 20 किलोवाट है और कार्य आपको निकालना है। कार्य बराबर शक्ति गुना समय। तो देखिए मित्रों, शक्ति का वैल्यू दिया हुआ है कितना किलोवाट? तो दिया हुआ है आपको 20 किलोवाट। तो 20 किलोवाट गुना समय, समय का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो समय का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड। तो 10 से गुना कर देते हैं। चलिए, 20 गुना किलो का मतलब 10⁻³ होता है। वाट इंटू सेकेंड का जो होता है वो जूल होता है। तो 10 हो गया और ये वाट और सेकेंड को जूल कर लेते हैं। चलिए, तो 20 गुना 10⁻³ यानी 20 गुना 10⁴ जूल होगा। या ठीक है, आपको ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि 20 गुना 10 कर लीजिए, ये 10 और 10⁻³ को किलो कर लीजिए। 10⁻³ को किलो कर लेते हैं, जूल हो गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं 200 किलो जूल। चलिए, तो कार्य बराबर शक्ति गुना समय। तो इसके आधार पर हमने वैल्यू निकाल लिया। तो ध्यान में रखिएगा कि शक्ति का मात्रक वॉट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और शक्ति जो होता है कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। एक साइकिल की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? साइकिल की गति को कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना कर देते हैं। तो देखिए गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? तो गतिज ऊर्जा K बराबर होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी K बराबर ½ mv² होता है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर ½ mv²। चलिए, एक नंबर मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो वेग है उसको दुगुना कर लेते हैं। तो m गुना 2v का स्क्वायर कर लीजिए, वेग को दुगुना कर लेते हैं। तो 1/2 गुना m गुना 4v²। तो 4v² करिए, 4 को बाहर रख लेते हैं, गुना ½ mv²। तो ½ mv²। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी पहले के गतिज ऊर्जा का कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब भी गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा Ke बराबर क्या होता है? आपको p²/2mv होता है। अगर संवेग 2 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा तो संवेग ठीक है 2 गुना होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न पर, 91 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान 2000 kg का ट्रक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराती है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड से गति करती है। तो कार का द्रव्यमान कितना है? तो देखिए, दोनों कितने मीटर से गमन कर रहे हैं? तो आसान प्रश्न है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, तुरंत आपको बन जाएगा। ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक ट्रक चल रहा है भाई, ठीक है, ट्रक चल रहा है। कितना ट्रक का द्रव्यमान है? तो पहले ये देख लीजिए, ये ट्रक मैं बना रहा हूं, ये आपका ट्रक है, ठीक है, ट्रक है। तो लाइट, ट्रैफिक लाइट पर खड़ी, ये ट्रैफिक लाइट है, मान लीजिए ये ट्रैफिक लाइट है, जल रहा है ट्रैफिक लाइट। यहां पर एक कार खड़ी है, ठीक है, और ये चला। तो इसका द्रव्यमान कितना है? तो भाई इसका द्रव्यमान है 2000 kg। इसका द्रव्यमान आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता है, हमको निकालना ही है जब। अब देखिए क्या कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से ये गतिमान है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। और कह रहा है कि जब ये टकराया तो कार और ट्रक एक साथ जुड़ के चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। और ये कैसे चल रहा है? तो 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, प्रश्न तो मैंने बना दिया है, सॉल्व करेंगे कैसे कि
अब देखिए सिद्धांत क्या कह रहा है कि संवेग संरक्षित, संवेग हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा टकराव में, ठीक है, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। तो टकराव में संवेग संरक्षित रहेगा, तो भाई जी इसका संवेग लिखिए, ट्रक का संवेग, ट्रक का संवेग प्लस कार का संवेग, ये टकराने से पहले है। किससे पहले है, टकराने से पहले, ठीक है, बराबर, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान देखिए, ठीक है, इसका द्रव्यमान m माना है हमने, और कुल संवेग टकराने के बाद ट्रक का संवेग प्लस कार का संवेग टकराने से पहले। ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए ट्रक का संवेग कितना होगा, 2000 गुना ट्रक मूव कर रहा है 10 से, m भी होता है, प्लस कार का संवेग कितना है, तो कार का संवेग तो m है और कार विराम की अवस्था में 0 हो गए, प्लस कुल संवेग तो m द्रव्यमान है ही भाई, और प्लस 2000 भी kg है ट्रक का द्रव्यमान, गुना 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो 0 हो गया, ये बन गया 2000 गुना 10 बटे 8 बराबर m प्लस 2000, निकाल लीजिए ना m का वैल्यू क्या होगा कि 2000 गुना 10 बटा 8 माइनस 2000 कर लीजिए, यानी 20,000 माइनस 16,000 बटे 8 बराबर 4,000 बटे 8, 500 केजी। देखिए कार का द्रव्यमान कितना केजी निकलेगा, 500 केजी निकलेगा। तो ध्यान में रखना है कि टकराने से पहले का कुल संवेग टकराने के बाद का कुल संवेग के बराबर होता है। तो इसे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। किसका सिद्धांत कहेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। तो आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ध्यान में रखना है बस एक ही चीज कि संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो टकराने से पहले का कुल संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 92 नंबर प्रश्न है आपको। क्या कह रहा है 92 नंबर प्रश्न जो है आसान, ये भी प्रश्न है। कह रहा है कि भाई 750 वाट के एक विद्युत वाशिंग मशीन का प्रयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा क्या होती है। देखिए यूनिट बिजली खपत, आपको बार बार कहते हैं यूनिट बिजली खपत जब भी निकालना होगा तो ठीक है आसान प्रश्न बन जाएगा। वो कब, जब P इंटू N इंटू टी अपॉन क्या कर लें 1000 कर लें। तो देखिए पावर कितना है 750 है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है वॉशिंग मशीन, तो एक है, एक वॉशिंग मशीन है। कितना घंटा तक चल रहा है, 4 घंटे तक चल रहा है। बटा क्या करेंगे 1000 कर लीजिए। तो ये देखिए 3000 हो गया, 3000 बटे 1000 काट दीजिए, 3 यूनिट होगा। और 1 यूनिट बिजली खपत को ही हम वॉट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और घरेलू खपत को हम लोग वॉट में ही मेजर करते हैं, यूनिट में ही मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न पर बात कर लिए हम लोग। अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब भी 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के हमेशा बराबर होगा, याद रखिए। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होता है, बराबर होता है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है ठीक है तापमान के स्केल, जरा इसको भी देख लीजिए। तापमान के स्केल 2 तरह के बिंदु लेते हैं। किसी भी थर्मामीटर पर हम कितने बिंदु लेंगे, 2 बिंदु लेंगे। पहला बिंदु जो होता है वह फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, जल जहां जमता है। और देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर, केल्विन, यही आपको ध्यान में रखना है। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, रोमर में आपको 0 डिग्री पर, और केल्विन में आपका माइनस, ठीक है -2 आपको 273 केल्विन या 273.15 केल्विन पर बात करते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो ध्यान दीजिए बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, सब पर बॉइलिंग पॉइंट। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका कितना होता है 80 डिग्री रैंकिन, और
ये 373 केल्विन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो याद रखना है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक है, तापमान कहते किसको, ये भी अगर ध्यान में रखना होगा। तो किसी वस्तु से ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को बताने वाला जो कारक होता है, फैक्टर होता है, उसे ही तापमान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 पर हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं कि 50 वाट का एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है, तो बल्ब द्वारा कितना समय लगेगा। प्रश्न आसान है, क्या कह रहे हैं देखिए भाई, क्या करेंगे हम लोग। तो यहां देख लीजिए कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना 50 वाट बल्ब है, और आपको पता है कि पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, जो भी कर लीजिए। ठीक है, तो हमको एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी बराबर क्या होगा, पावर इंटू टाइम कर लीजिए, या टाइम बराबर क्या निकालेंगे, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो एनर्जी अपॉन पावर कर लीजिए। यहाँ प्रश्न में एनर्जी दिया हुआ है, तो एनर्जी देखिए कितना है, तो एनर्जी दिया हुआ है कि भाई आपका एनर्जी है 100 जूल, और कितना वाट है, तो 50 वाट है, 50 वाट ही है। तो काट देते हैं, काट लीजिए। तो 20 पंचे 100, 0 0 कट गया, 5 20 100, 20 सेकेंड। यानी कितने सेकंड तक देंगे हम लोग इसको, बल्ब द्वारा कितना समय लगेगा इसमें, तो देखिए निकल गया आपको 20 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए मित्रों 95 नंबर, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंके गए गेंद को 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर पहुंचती है, तो यह वेग ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, पहले तो ये जान लीजिए प्रश्न का ऑप्शन एक भी नहीं है इसमें। आंसर होगा इसका 62.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको जरा सही कर लीजिएगा आप लोग, 62.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। अब देखिए पहला चीज क्या होगा, आंसर सही कर लीजिएगा 62.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक वस्तु जब भी ऊपर जाएगा तो इसको जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है, क्योंकि दोनों केस में एक गुरुत्व के कारण गुरुत्व विरोध कर रहा है, यह जी नेगेटिव है और दूसरा क्या है, जी पॉजिटिव है। ध्यान में रखिएगा, जितना जाने में उतना ही आने में भी समय लगेगा। तो 2t बराबर दिया हुआ 12.5 सेकेंड, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। t बराबर कितना हो गया, तो 12.5/2 यानी 6.25 सेकेंड समय लगेगा। समय तो हमने निकाल लिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं, तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे जब भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अंतिम महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है, ये देखिए v बराबर 0 होता है। v बराबर ut, u प्लस u माइनस क्या हो गया, gt। तो देखिए v तो 0 हो गया भाई। ठीक है, u का वैल्यू आपको निकालना है, माइनस g का वैल्यू 10 है, समय लग गया 12.5 सेकेंड। तो u बराबर हो गया 12.5 गुना 10 बराबर कितना हो गया, बोलते हैं ये तो टाइम लग गया है जाने में कितना, 6.25 सेकेंड। तो ये देखिए 10 गुना 6.25 तो 62.5 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और ध्यान में रखना है कि यदि वस्तु को फेंकते हैं तो वस्तु को फेंके उस समय का वेग, ये मान लीजिए u, और जब वस्तु पृथ्वी से टकराती है उस समय का वेग, दोनों वेग का मान हमेशा बराबर होगा। ध्यान में रखिए। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर 62.5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब हमने क्या किया कि यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो जी नेगेटिव होता है और महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो v बराबर u माइनस gt, तो 0 बराबर u माइनस 10 गुना टी, क्योंकि आपको जाने में ही समय हम ले रहे हैं, तो जाने और आने दोनों में समय लग रहा है कितना, ठीक है, आपको 12.5 सेकंड लग रहा था। तो निकाल लिया हमने, u का वैल्यू कितना निकल गया, 62.5 मीटर पर सेकंड निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरता है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, तो वस्तु का घनत्व 1/3 हिस्सा कहाँ है, पानी के नीचे। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना हो तो n का मान कितना होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले आपेक्षिक घनत्व यहां ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व
बराबर होता है, ठीक है, तो वस्तु का जितना भाग पानी में डूबा हुआ हो, वस्तु का जितना भाग पानी में डूबा हुआ हो बटे वस्तु का, ठीक है, कुल आयतन। ये देखिए आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन, डूबे हुए भाग का आयतन, ठीक है, वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बटे वस्तु का आयतन। ठीक है, वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बटा वस्तु का आयतन। तो एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है, कोई बात नहीं। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुनी है तो n गुनी है, तो वस्तु का घनत्व निकालना है। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व। जो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये दोनों लगा देते हैं, ठीक है, बराबर वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन 1/3 है, अब बटा वस्तु का कुल आयतन कितना है 1 है। तो देखिए आपको निकालना है, क्या निकालना है कि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कितना गुना है, तो n गुना है, तो निकाल लीजिए, तो 1/3, तो ये n हो गया, n बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, n बराबर 1/3 हो जाएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा 1/3। ध्यान में रखिएगा क्या कह रहे हैं कि आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बटा वस्तु का कुल आयतन, वस्तु का आयतन, ठीक है, तो 1/3/1 हो गया। यही क्या होता है, जल का घनत्व है, ये n दिया हुआ है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो वस्तु के घनत्व से जल का घनत्व कितना गुना है, तो आपको पता है कि जल का घनत्व कितना हो जाएगा आपका जल का घनत्व, तो ये देखिए n बराबर वस्तु का घनत्व, तो वस्तु का घनत्व मान लेते हैं d है बटा जल का घनत्व 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 और 1 है तो 1/3 ही कर लीजिए। तो d यानी वस्तु का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो ध्यान में रखना है इसको, कितना हो जाएगा वस्तु का घनत्व 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये n गुना ही है, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि आपेक्षिक घनत्व होता है किसी वस्तु का घनत्व बटा जल के घनत्व के अनुपात को 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहा जाता है, आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए इसको कि वस्तु के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और एक और चीज मैंने बताया आपको कि वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन बटा वस्तु के कुल आयतन के अनुपात को भी हम लोग आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहां से निकल गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आसान प्रश्न है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा क्या कहेंगे, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। तो कर लीजिए इसको, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है 1/2 mv²। तो भाई 1/2 गुना, क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है, तो 1/2 गुना 20 कर लीजिए और 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 गुना 20 गुना 5 25 कर लीजिए, इसको काट दीजिए 10 यानी 250 जूल ऊर्जा होगा। और ध्यान में रखिएगा कि ये गतिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा अस्थितिज ऊर्जा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 250 जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। टी समय के दौरान, ठीक है, विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण कीजिए। तो देखिए, ठीक है, जूल का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो, उससे धारा I प्रवाहित हो और लगने वाला समय T हो, तो H बराबर क्या होता है I² RT होता है। ध्यान में रखिएगा, और इसको जूल का नियम कहते हैं। अगर यह कैलोरी में लिखते हैं हम तो I² RT बटा क्या करते हैं 4.2, ये जूल में है और ये कैलोरी में है। ध्यान में रखिएगा, और ये जो ठीक है 4.2 है, इसको हम लोग ठीक है आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे तो चालक तार में प्रतिरोध के कारण ठीक है उत्पन्न ऊष्मा, पहला चीज ठीक है धारा के वर्ग का, प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। दूसरा चीज ठीक है चालक तार के प्रतिरोध का समानुपाती होता है, और चालक तार से जितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस समय का भी समानुपाती होता है। तो H बराबर क्या हो गया I² RT, और इसे ही जूल का नियम कहा जाता है। देखिएगा कि विद्युत हीटर, ठीक है विद्युत हीटर, आपका विद्युत बल्ब,
विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, जितने भी यंत्र होते हैं, ठीक है, तापीय यंत्र, सभी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 98 तो हो गया। 99 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक लेंस का पावर -2.5D है तो फोकल लंबाई क्या होता है, माइनस दिया हुआ है। तो जब भी माइनस आप देखिए, ठीक है, पावर में, तो पावर में जब भी माइनस आप देखते हैं तो अवतल लेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, अवतल लेंस हो जाता है। -2.5D दिया हुआ है। डी जो है पावर ऑफ द लेंस है और इसे डायोप्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायोप्टर। P बराबर क्या करते हैं, लेते हैं 1/f कर लीजिए, और निगेटिव है तो अवतल लेंस पहले ही पता चल चुका है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, तो पॉजिटिव होता तो उत्तल लेंस होता। P बराबर 1/f कर लीजिए, तो 1/2, ठीक है, 5 अगर f को इधर कर लें, पावर चूंकि दिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर ये हम सेंटीमीटर में लेते तो क्या होता है, 100 बटे क्या करना पड़ता है, 2.5 करना पड़ता है। इसको कर दीजिए 25 चौका कितना कर दीजिए 100, यानी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात अगर करेंगे तो फोकल लेंथ कितना हो गया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। जब भी अवतल लेंस की बात करते हैं तो फोकल लेंथ कितना हो जाता है, नेगेटिव में होता है। ध्यान में रखिएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। लेकिन उत्तल लेंस की बात करेंगे तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। जब भी बात ये करेगा कि आपने कौन सा चश्मा पहना हुआ है, उसके आधार पर अगर बात करेगा कि अगर आप पॉजिटिव चश्मा पहने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको जो है दूरदृष्टि दोष है, यानी निकट का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप निगेटिव चश्मा पहने हुए हैं तो इसका मतलब आपको, ठीक है, आपको निकट दृष्टि दोष है, यानी दूर का प्रॉब्लम है। तो ध्यान में ये रखना है निगेटिव और पॉजिटिव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है इस सेक्शन का, त्वरण का SI इकाई क्या होता है। तो देखिए त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है, A बराबर V - U/T होता है। और ये भी ध्यान में रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, यानी वेग बटा समय हो जाएगा, वेग अपॉन क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड कर लीजिए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। इस त्वरण जब भी बात करेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और ये देखिए A बराबर होता है V - U/T। A बराबर क्या होता है, V - U/T होता है। अगर V ग्रेटर देन U है तो A हमेशा पॉजिटिव होगा और ये त्वरित गति होता है। और अगर V बराबर U हो जाता है तो A जो है वो क्या होता है, वो आपको शून्य हो जाता है और यह एक समान वेग होता है। और अगर V लेस देन U होता है तो A जो है वह निगेटिव होता है और इसको मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाएगा। तो त्वरण का SI इकाई क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मित्रों आज का जो ये सेशन है यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग 100 से 120 तक के प्रश्नों को करेंगे। और ढेर सारा आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। खूब मन लगा करके क्वेश्चन को डील कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।